डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए BSOG 176 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ। इस सब्जेक्ट कोड का वीडियो टोटल 2 पार्ट में विभाजित होगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर समझा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने समझा था। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग पार्ट 1 का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में सीधे से सीधे पूछे जाते हैं। तो हम लोग अच्छे से ध्यान से हर एक क्वेश्चन और आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन आंसर को समझा था। इसमें 16 नंबर से समझते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दोष और गुण की व्याख्या कीजिए। मतलब कि वैश्वीकरण के क्या दोष हैं, क्या गुण है, इसकी व्याख्या करना है हमको। तो वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी संबंध बढ़ते। मतलब कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही ना भिन्न भिन्न देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध बढ़ते हैं। तो इसके क्या क्या गुण है। तो पहला गुण है आर्थिक विकास। तो व्यापार और निवेश में अक्सर बढ़ते हैं। व्यापार और निवेश क्या होते हैं, अक्सर बढ़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। रोजगार के अवसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से नए रोजगार उत्पन्न क्या हुए, मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनी जो आए ना, उससे नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। और तीसरा है तकनीकी प्रगति। तो नई तकनीकी और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मतलब तकनीकी प्रगति में क्या होगा, नई मतलब नया नया तकनीक आएगा, ज्ञान उससे मिलेगा। नई तकनीक आएगा तो क्या, नया नया ज्ञान मिलेगा, तो उसका अलग आदान प्रदान होता है। और चौथा है उपभोक्ता को लाभ। तो विभिन्न देशों के उत्पादन आसानी से उपलब्ध होते हैं और विकल्प बढ़ते हैं। मतलब विभिन्न देशों के उत्पादन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और उसके विकल्प भी बढ़ते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे समझ और सहयोग बढ़ता है। मतलब विभिन्न देशों के बीच आपसी जो उसकी संस्कृति है, क्या इसके त्यौहार हैं, उसके से का संपर्क बढ़ता है। तो आप कोई और देश में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को सीखते हैं, कोई आपके यहाँ गया तो यहाँ की संस्कृति को सीखते, इससे समझ और सहयोग बढ़ता है। और दोष क्या क्या है, तो जानते हैं दोष कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक असमानता। तो अमीरी और गरीबी देशों वर्गों के बीच अंतर बढ़ता है। मतलब अमीर देश और गरीब देश के बीच में अंतर बढ़ जाता है। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। तो छोटे और घरेलू उद्योग बड़ी कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। मतलब छोटी कंपनी और घरेलू उद्योग जो होते हैं, बड़ी कंपनी से प्रतिस्पर्धा वो नहीं कर पाते हैं। सांस्कृतिक ह्रास। तो स्थानीय परंपरा और संस्कृति कमज़ोर पड़ सकती है। इससे क्या होती है, स्थान की जो परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो कमज़ोर पड़ सकती है। और चौथा है पर्यावरण समस्या। तो औद्योगिकरण और संसाधन के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। श्रम शोषण। तो सस्ती मजदूरी के कारण श्रमिक का शोषण हो सकता है। मतलब सस्ता से सस्ता हम लोग मजदूरी के कारण क्या होता है, सस्ती मजदूरी के कारण श्रमिक पर अधिक शोषण होता है श्रमिकों का। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि वैश्वीकरण विकास और प्रकृति के नए अवसर प्रदान करती है। क्या, विकास और प्रकृति को एक नया अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। इसलिए संतुलित और नियंत्रित वैश्वीकरण आवश्यक है, ताकि इसके लाभ अधिक और नुकसान कम हो। तो इससे लाभ अधिक हो वैश्वीकरण से और नुकसान कम से कम हो। और 17 नंबर क्वेश्चन है, स्व विनिमय बाजार पर कार्ल पोलानिस के दृष्टिकोण की व्याख्या की। मतलब कि स्व विनिमय बाजार पे तो कार्ल पोलानिस के दृष्टिकोण है, उसके बारे में हमें जानना है, उसकी व्याख्या करना है। तो कार्ल पोलानिस ने अपनी प्रसिद्ध कृति, उसकी एक प्रसिद्ध कृति है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में स्व विनिमय बाजार की अवधारणा की गहन आलोचना की। उन्होंने अपने जो उसकी जो एक प्रसिद्ध कृति है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में, उन्होंने स्व विनिमय बाजार की
अब की अवधारणा की उन्होंने आलोचना की है अपनी इस कृति में, गहन आलोचना, बहुत गहरी तरह से उसकी आलोचना की है। उनके अनुसार स्व विनिमय बाजार ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाजार की शक्तियाँ मांग और आपूर्ति, मतलब क्या होती है, बाजार की शक्तियाँ की मांग और आपूर्ति स्वतः ही उत्पादन और वितरण और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करती है। ये और राज्य के हस्तक्षेप न्यूनतम होते, मतलब राज्य के हस्तक्षेप होते हैं ना, वो न्यूनतम होते, कम से कम होते हैं। पोलानिस का तर्क यह है कि अवधारणा व्यवहार में पूरी तरह संभव नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था समाज से अलग नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था जो है ना, समाज से अलग नहीं हो सकती। उन्होंने भूमि, श्रम और धन को वैकल्पिक वस्तुओं कहा। उन्होंने किसको वैकल्पिक वस्तु कहा? भूमि को, धन जो पूंजी होते हैं, और श्रम को उन्होंने वैकल्पिक वस्तुओं कहा है क्योंकि ये प्रकृति और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ये एक प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, हमें समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं, न कि खरीद और फरोख्त की वस्तु, मतलब खरीद बिक्री की वस्तुओं से नहीं जुड़े हुए हैं, ये हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े। यदि बाजार को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इससे सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। मतलब कि अगर हम लोग बाजार को स्वतंत्र छोड़ देंगे ना तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, असमानता बढ़ जाएगी, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। इसलिए समाज क्या होते हैं, अपने संरक्षण के लिए नियम और नियंत्रित लागू करते हैं। नियंत्रण मतलब कि ये बाजार पर एक नियंत्रण बना के रखते हैं, उसमें कुछ नियम को लागू करते हैं। इसे पोलानिस ने दोहराने आंदोलन की संज्ञा दी। उन्होंने क्या? दोहरे आंदोलन की उन्होंने संज्ञा दी है। तो हम कह सकते हैं कि पोलानिस के अनुसार स्व विनिमय बाजार एक आदर्श कल्पना है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक मतलब अभी जो वास्तविक में चल रहा है में समाज और राज्य का संतुलित हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि आर्थिक व्यवस्था मानव कल्याण की अनुरूप बनी रहती है, मतलब कि मानव कल्याण की अनुरूप ये इसकी व्यवस्था बनी रहती है। 18 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता की अवधारणा की विवेचना, मतलब उपभोक्ता की क्या अवधारणा है इसकी विवेचना करना है, इसके बारे में जानना है। तो उपभोक्ता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करता है। यह अर्थव्यवस्था का अंतिम चरण है। क्या सा चरण है? यह अर्थव्यवस्था का सबसे अंतिम, सबसे लास्ट का चरण है जहाँ उत्पादन वास्तविक उद्देश्य को पूरा करता है, मतलब कि हमें जो अभी वास्तविक में हमें जो तुरंत उसके उद्देश्य हैं उसी को वो पूरा करता है। उपभोक्ता केवल भौतिक ज़रूरतों तक सीमित नहीं है। उपभोक्ता क्या केवल भौतिक ज़रूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है। व्यक्ति क्या और कितना उपभोग करेगा यह उसकी आय, पसंद और पारंपरिक और सामाजिक स्थिरता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए त्यौहार और सामाजिक अवसर पर उपभोग बढ़ जाता है। क्या होता है? त्यौहार के समय में ना सामाजिक आवश्यकताओं और उपभोग उस समय बढ़ जाता है। और आधुनिक समाज में उपभोग का स्वरूप बदल गया, मतलब अभी के जो आधुनिक से समाज है उसमें उपभोग का स्वरूप ही बदल गया है। अब यह केवल ज़रूरत की पूर्ति नहीं करती बल्कि प्रतिष्ठा, पहचान और जीवन शैली का प्रतीक भी बन गया। मतलब उपभोग है ना, प्रतिष्ठा, खुद की पहचान बनाने का और जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है उपभोक्ता। विज्ञापन और मीडिया भी उपभोक्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि मीडिया हो गया, विज्ञापन मतलब अखबार में छप गया, और मीडिया जो जगह जगह का न्यूज़ कवर करते हैं उनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उपभोक्ता को बढ़ाने में। तो अर्थशास्त्र में उपभोग को उपयोगिता से जोड़ा जाता है। किसको? उपभोग को, अर्थात व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोग करते हैं। क्या? वो अपने अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वो उपभोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ी होती है। यह व्यक्ति के जीवन स्तर और समाज के विकास को प्रभावित करती है, मतलब व्यक्ति के जीवन स्तर और समाज के विकास को भी यह प्रभावित करती है।
और 19 नंबर क्वेश्चन है, शिकार और एकत्र करने वाली समुदाय की आर्थिक पहलुओं की व्याख्या करें। शिकार को और एकत्र करने वाली जो समुदाय की आर्थिक पहलू है कि कौन कौन से उनके आर्थिक पहलू है, इसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, शिकार एवं संग्रहण को मानव समाज की सबसे प्राचीन आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें लोग जंगल से भोजन इकट्ठा करते हैं। मतलब कि पहले के युग में, प्राचीन काल में लोग जो थे ना, जंगल से अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, वहाँ के जानवरों का शिकार करते थे और पशुओं जो है ना जानवरों का शिकार करते थे। इसके प्रमुख आर्थिक पहलू निम्नलिखित, इसके जो कई सारे पहलू हैं। तो पहला है जीवन आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, उत्पादन केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए होता है। मतलब केवल जीवन के निर्वाह के लिए ही ना इसमें उत्पादन नहीं होता है, अपने कुछ लाभ भी हो हमें, इसके लिए भी उत्पादन होता है। संसाधन की सामूहिक उपयोग, तो क्या होता है इसमें, संसाधन का समूह के रूप में उपयोग होता है। जैसे भूमि और प्राकृतिक संसाधन पर निजी स्वामित्व नहीं होता है बल्कि सामूहिक अधिकार होता है। मतलब कि किसी भी भूमि या प्राकृतिक के जो संसाधन है उस पर किसी एक आदमी का उस पर अधिकार नहीं होगा, मतलब उस पूरे गांव के उस पर अधिकार होगा। और 3 नंबर है अधिशेष उत्पादन अभाव। तो उत्पादन सीमित होता है, इसलिए बचत या अतिरिक्त उत्पादन बहुत कम होता है। सरल और तकनीक का उपयोग, इसमें क्या, पत्थर के औजार, भाले और तीर कमान जैसी साधारण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, तीर कमान जो बनाए जाते हैं। और 5 नंबर पॉइंट है श्रम का सरल विभाजन। तो आयु या और लिंग के आधार पर कार्य बांटे जाते हैं। मतलब आयु के और लिंग के आधार पे, पुरुष महिला के मतलब लिंग के आधार पे हो गया, आयु मतलब कौन कितने वर्ष का, इसके आधार पे काम को बांटे थे। जैसे पुरुष क्या करते थे, शिकार करते थे और महिला संग्रहण का कार्य करते थे। पुरुष शिकार करने जंगल में जाते थे और महिला संग्रहण का वो काम करती थी। 6 नंबर है विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय या पारस्परिकता के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो हम 7 नंबर में है प्राकृतिक पर निर्भरता। तो प्राकृतिक है भोजन और जीवन की पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर निर्भर है। भोजन के लिए और जीवन की पूरी कितनों भी आवश्यकता हो उसके पर किसके लिए, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण पर ही वो निर्भर रहते थे। घुमंतु जीवन शैली, मतलब कैसे, मतलब लोग भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, घुमंतु करते थे। मतलब भोजन के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो घूमते रहते थे, जाते रहते थे। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि शिकार और संग्रहण समुदाय की व्यवस्थाएं सरल और सामुदायिक और प्राकृतिक पर आधारित होती है। हालांकि यह आत्मनिर्भर होती है, लेकिन इसमें विकास और स्थायित्व की सीमा भी होती है। ठीक है। तो और 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संबंधों से क्या तात्पर्य, मतलब कि उत्पादन के संबंधों से ना क्या तात्पर्य है, उसकी व्याख्या करना है हमें। तो उत्पादन संबंध से तात्पर्य उन सामाजिक और आर्थिक संबंधों से है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौर लोगों के बीच स्थापित हुआ है। मतलब कि उत्पादन प्रक्रिया के दौर में ना लोगों के बीच में वो स्थापित हुआ है। यह संबंध इस बात को निर्धारित करता है कि उत्पादन के संसाधन जैसे क्या भूमि, श्रम और पूंजी पर विकास को नियंत्रण करता है और उत्पादन से प्राप्त लाभ का वितरण कैसे होगा। मतलब उत्पादन से जो प्राप्त लाभ हुआ है हमें उसका वितरण हम किस प्रकार करेंगे, तो यह निर्धारित होता है। यह अवधारणा विशेष रूप से कार्ल मार्क्स के विचार से जुड़ी, मतलब कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक हैं उसके विचार से जुड़ी है। मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना या आधार उत्पादन संबंधों पर आधारित होती है जो समाज के अन्य पहलुओं जैसे राजनीतिक, कानून और संस्कृति को प्रभावित करती है। तो उत्पादन संबंधों के प्रमुख पहलू कौन कौन से, आइए एक एक करके उनके प्रमुख पहलू को हम लोग समझते हैं। तो पहला है स्वामित्व, किसके, स्वामित्व के आधार पर। तो उत्पादन के साधनों पर इसका अधिकार, मतलब उत्पादन के साधनों पर ना स्वामित्व हो, इसका अधिकार हो। नियंत्रण, तो उत्पादन प्रक्रिया का
का संचालन कौन करता है, मतलब कि उत्पादन की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है या उस पर नियंत्रण कौन रखता है, इसका मतलब हुआ। और तीसरा है कि वितरण, तो उत्पादन से प्राप्त लाभ या संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, मतलब उसको बांटना, तो उसका बंटवारा कैसे होगा। तो उदाहरण के लिए पूंजी व्यवस्था में पूंजीपतियों के पास उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व होता था, जबकि श्रमिक केवल श्रम प्रदान करते थे। श्रमिक क्या करते, केवल श्रम को ही प्रदान करते थे। इसके विपरीत, इसके उल्टा कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सामूहिक या राज्य का नियंत्रण होता था, कि मतलब समूह में होता था, या राज्य का नियंत्रण होगा या सामूहिक रूप से इस पर नियंत्रण होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन संबंध समाज में आर्थिक संरचना का आधार है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों को बल्कि सामाजिक असमानता और वर्ग संरचना को निर्धारित करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद के आयामों की व्याख्या करें, यानी कि पूंजीवाद के कौन कौन से आयाम है उसके बारे में हमें जानना है, समझना। तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब खुद का ही स्वामित्व होता है, उस पर खुद का ही नियंत्रण होता है, और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब इससे ना लाभ कमाना, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके निम्नलिखित आयाम होते हैं, ठीक है। तो पहला है आर्थिक आयाम, तो इसमें क्या है, इसमें निजी संपत्ति, पूंजी का निवेश, बाजार आधारित उत्पादन और लाभ अधिकतम करने पर जोर दिया जाता है, उस पर लाभ अधिक कमाने पर जोर दिया जाता है। मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय किया, मतलब मांग और उसकी आपूर्ति के आधार पर ही हम कीमत तय करेंगे उसका। सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम के बाद कौन सा है, सामाजिक आयाम। तो इसमें पूंजीवाद में समाज वर्गों में विभाजित होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक। इसमें कब विभाजित होते हैं, 2 वर्ग में, पूंजीपति एक श्रमिक में। इससे क्या होता है, सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया। तीसरा है राजनीतिक आयाम, तो राज्य की भूमिका सीमित होती है। राज्य की क्या होती है, भूमिका वो सीमित ही होती है, एक दायरे में ही होती है, लेकिन वह कानून और व्यवस्था बनाए रखता है तथा बाजार को नियंत्रण करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाता है, मतलब बाजार को नियंत्रण करने के लिए वो कुछ नीतियाँ बनाते हैं। चौथा है सांस्कृतिक आयाम, तो पूंजीवाद उपभोक्तावाद, मतलब पूंजीवाद क्या करते हैं, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे जीवन शैली और मूल्यों में परिवर्तन आता है। व्यक्ति की पहचान और उपभोक्ता और आय से जुड़ने लगती है, मतलब व्यक्ति की पहचान उपभोग और आय से जुड़ने लगती है। तो और 5 नंबर है वैश्विक आयाम, तो इसमें है कि पूंजीवाद वैश्वीकरण को बढ़ाने के दे देता है, मतलब वैश्वीकरण को क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषेध और बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार होता है, ठीक है। और तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि पूंजीवाद के विभिन्न आयाम समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है। यह विकास के अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही असमानता और शोषण जैसी समस्या भी बहुत ही, मतलब इससे क्या, समाज को तो वो आगे बढ़ा भी रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसमें असमानताएँ भी होती है, शोषण जैसी समस्या भी उसमें उत्पन्न होती है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण करेंगे। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं भारत में, इसके बारे में हमें जानना है। तो वैश्वीकरण के तहत भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से गहरा जुड़ाव स्थापित किया। क्या किया उन्होंने, विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत ने एक गहरा जुड़ाव को स्थापित किया। इसके प्रभाव बहुआयामी होते हैं, मतलब इसके एक प्रभाव नहीं, इसके बहुत से आयाम हैं इसके प्रभाव के। तो पहला है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में आते हैं आर्थिक विकास, तो विदेशी निवेश या व्यापार में वृद्धि से जीडीपी में तेजी आई, मतलब व्यापार में वृद्धि से या विदेशी निवेश से जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि आई है, उसमें तेजी आई है, ठीक है। और सेकंड नंबर है कि रोजगार के अवसर, आईटी सेवा क्षेत्र, किसमें, आईटी सेवा क्षेत्र या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार बढ़ा। तकनीकी उन्नति, तो नई तकनीकी और नवाचार का, मतलब नए तकनीक आए, नए नवाचार का प्रचार हुआ, ठीक है। और चौथा है उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि, तो विभिन्न
विभिन्न विदेशी उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध हुई। बुनियादी ढांचे का विकास, परिवहन, संचार और शहरी विकास में सुधार हुआ। इस सबसे क्या हुआ? शहर के विकास में सुधार हुआ है इन सब से। और नकारात्मक प्रभाव है तो आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच अंतर, यही है नकारात्मक। अमीर और मतलब उच्च जाति नीच जाति के बीच अंतर शुरू हुआ है, आर्थिक असमानता है ये हमारे भारत देश के बहुत बड़ा आर्थिक असमानता है। और सेकंड है कृषि पर प्रभाव, तो छोटे किसान को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हुई। स्थानीय उद्योगों पर दबाव, तो छोटे और कुटीर उद्योग कमज़ोर पड़े, मतलब छोटे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग जो घर पे लघु उद्योग होते थे वो कमज़ोर होते गए। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा जिससे पारंपरिक मूल्य में दबाव आया। पर्यावरण समस्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण बढ़ा है, मतलब औद्योगिकरण और शहरीकरण से क्या हो गया है? प्रदूषण इससे बढ़ा है, कई गुना अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के विकास और अवसर को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही असमानता और चुनौतियां भी पैदा की। इसलिए संतुलित नीतियों के माध्यम से इसके लाभों को अधिकतम और हानियों को न्यूनतम करना आवश्यक, मतलब इसके लाभ को हम अधिक करेंगे और इसके जो हानि हो रहे हैं उसको कम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी दुनिया के विकास की प्रकृति पर चर्चा, यानी कि तीसरी दुनिया की जो विकास की प्रकृति है कैसी है, इस पे हमें चर्चा करना है। तो तीसरी दुनिया मतलब तीसरी दुनिया क्या, विकासशील देश में विकास की प्रकृतियाँ जटिल और बहुआयामी है। यह देश की औपनिवेशिक इतिहास, गरीबी और संसाधनों की कमी से प्रभावित रहे हैं। इनके विकास के पूर्व मुख्य विशेषता निम्नलिखित, इसके जो विकास क्या है ना, इसके कई सारे मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित मतलब कई हैं। तो पहला है असमान विकास। तो विकास का लाभ क्या है? समाज में सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँचा, मतलब एक समान रूप से वहाँ नहीं पहुँचा, जिससे गरीब और अमीर मतलब अमीर गरीबी के बीच में अंतर बढ़ा है। कृषि पर निर्भरता, तो कृषि पर निर्भरता मतलब कि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है, लेकिन कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम होता है, मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या ने कृषि पर निर्भर होती है, लेकिन वहाँ पे कृषि के लिए जो भूमि है उसका जो क्षेत्र है कृषि के लिए वो भी कम ही था। और तीसरा है कि औद्योगिकरण की धीमी गति, तो उद्योगों का विकास सीमित और असंतुलित रहा है, मतलब उद्योगों का विकास भी एक सीमित एक दायरे में ही रहा है। विदेशी निर्भरता, तो पूंजी, तकनीक और व्यापार के लिए विकसित देशों पर निर्भरता बनी रहती है, मतलब विकसित देश इन्हें पूंजी और तकनीक व्यापार में सहायता करे। ठीक है। और 5 नंबर है कि बेरोजगारी और गरीबी, मतलब रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने पर गरीबी बनी रहती है, मतलब कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ पे गरीबी बनी रहेगी। सामाजिक असमानता, अशिक्षित, स्वास्थ्य की कमी, लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं विकास को प्रभावित करती है। 7 नंबर है कि शहरीकरण और प्रवास, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाते हैं, मतलब कि कुछ अपना रोजगार हो, कुछ अपना काम हो, इसके लिए लोग गांव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? शहरी प्रवास। यह शहरी समस्या बढ़ती है, जिससे क्या होती है? शहर में समस्या बढ़ती है। वैश्वीकरण का प्रभाव, विकास के अवसर बढ़ते हैं लेकिन असमानता और सांस्कृतिक बदलाव भी आते हैं, मतलब असमानताएं बढ़ती हैं, वहाँ की संस्कृति में बदलाव भी आते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में विकास की प्रवृत्ति असंतुलित और चुनौतियां से भरी है, इसलिए समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर विकास नीतियां अपनाना आवश्यक है, ताकि सभी वर्गों का समान विकास हो, मतलब सभी वर्गों का एक समान विकास हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि उपहार देने की आयाम की व्याख्या करें, मतलब उपहार देने की जो आयाम है उसकी व्याख्या करें। उपहार देने के कौन कौन से आयाम है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। उपहार देने का संबंध केवल वस्तुओं देने से नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों से, मतलब उपहार देना केवल वस्तु के देने से नहीं बल्कि क्या है?
सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों से भी होता है। यह समाजशास्त्र में, किसमें, समाजशास्त्र में इसे कई आयाम में समझा जा सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सामाजिक आयाम, उपहार देना सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। यह लोगों के बीच विश्वास, मित्रता और सहयोग बढ़ाता है। परिवार, रिश्तेदारी और मित्रता के संबंधों उपहार के माध्यम से क्या होते हैं, और भी गहरे हो जाते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक आयाम। तो हर समाज में उपहार देने की अपनी परंपराएं और नियम होती है, ठीक है। जैसे त्यौहार, विवाह, जन्मदिन आदि अवसरों पर उपहार देना एक सांस्कृतिक प्रथा है जो उस समाज की मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाती है। मतलब एक होता है कि सांस्कृतिक की, जैसे विवाह में हम, जैसे आपके दोस्त का विवाह है तो आपके दोस्त के साथ में उसे उपहार देते हैं, तो यह सब क्या होगा, सांस्कृतिक आयाम होंगे। तीसरा है आर्थिक आयाम। तो इसमें क्या है, उपहार देने में आर्थिक लेन देन भी शामिल होता है। यह संसाधन के वितरण का एक माध्यम है। क्या एक माध्यम है जिस कुछ समाज में उपहार देना सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। मतलब कि क्या होता है, आर्थिक आयाम। जैसे आप कभी कोई गाड़ी वगैरह खरीदोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से उपहार दिया जाएगा, ये हो गया आर्थिक उपहार आयाम। चौथा है प्रतीकात्मक आयाम। तो उपहार दे केवल वस्तु नहीं, उपहार केवल क्या होती है, वस्तु नहीं हो सकती, बल्कि वह प्रेम, सम्मान, आभार या स्नेह का प्रतीक है। मतलब कि आप किसी से प्रेम से बात करो, उसको सम्मान दो, ठीक है, तो वो भी एक उपहार का ही रूप है। यह छोटा सा उपहार भी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मतलब ये छोटा सा, किसी को सम्मान देना, ये छोटा सा उपहार भी बहुत गहरी भावना को वो व्यक्त करता है। 5 नंबर है कि मनोवैज्ञानिक आयाम। उपहार देने से व्यक्ति को संतोष और खुशी मिलती है। मतलब क्या होती है, व्यक्ति को संतोष मिलती है, उसको खुशी मिलती है। यह भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन को बढ़ाता है। साथ ही देने वाला और पाने वाला दोनों ही सकारात्मक अनुभव होता है, ठीक है। 6 नंबर है कि नैतिक आयाम। कुछ परिस्थितियों में उपहार देना सामाजिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी माना जाता है। क्योंकि क्या होती है, सामाजिक कर्तव्य है उपहार देना, नैतिक जिम्मेदारी होता है। जैसे कि किसी के दुख या खुशी में भागीदारी करना, किसी का खुशी में, किसी के बर्थडे पे आप गिफ्ट देते हो तो उसकी खुशी में भी ये नैतिक आयाम है। तो हम कह सकते हैं कि उपहार देना एक बहुआयामी प्रक्रिया जो केवल वस्तु विनिमय नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था भावनाओं का समन्वय करती है। ये सब क्या होता है, उपहार के आयाम है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एक ये सब मनोविज्ञान, ये सब क्या उपहार के ही आयाम हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।